नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप बंसल श्री साइंस सॉल्यूशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में सिखाया था हमने स्टॉक समरी रिपोर्टों को चेक करना कि टैली प्राइम के अंदर स्टॉक समरी रिपोर्ट को कहां पर किस प्रकार से कैसे चेक किया जाता है। इस टॉपिक में सिखाएंगे जीएसटीआर 1 की रिपोर्टों को चेक करना कि टैली प्राइम के अंदर जीएसटीआर 1 रिपोर्ट को कहां पर और किस प्रकार से चेक करें। अगर हमने उसमें कोई गलती कर दी हो तो उस गलती में किस प्रकार से और कैसे सुधार करें। रिपोर्ट को चेक करने के बाद उसको जीएसटी पोर्टल में किस प्रकार से और कैसे अपलोड करें। जीएसटी के पोर्टल पे कौन से फॉर्मेट में इस रिपोर्ट को अपलोड किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप भी चल के मतलब फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सके। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट के साथ साथ हर वीडियो को अपने साथियों में जरूर शेयर करें ताकि वह भी चैनल के माध्यम फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो चलिए साथियों सीखते हैं टैली प्राइम के अंदर जीएसटीआर 1 रिपोर्ट को चेक करना। साथियों, गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेन्यू से आ जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आने के बाद आ जाएंगे जीएसटी रिपोर्ट में। साथियों, हमारी जो फर्म है श्री साइंस सॉल्यूशन पॉइंट, जो हमारी फर्म है वो जीएसटी में रेगुलर में रजिस्टर्ड है और जीएसटी में रेगुलर में रजिस्टर्ड फर्म है। तो इस वजह से क्या होगा कि हमारी लायबिलिटी होगी कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 रिटर्न फाइल करने की। जीएसटीआर रिटर्न में हम अपनी आउटवर्ड सप्लाई की जानकारी देंगे और जीएसटीआर 3 में हम आउटवर्ड सप्लाई की भी जानकारी देंगे और अपनी लायबिलिटी भी वहाँ पर बताएंगे। उसके अलावा जो हमने परचेज की है उस पर जो भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करनी है वह भी जानकारी हम जीएसटीआर 3 में देंगे। और जीएसटीआर 3 रिटर्न जब हम फाइल करेंगे तो वहाँ पर हमको जो लायबिलिटी है और आईटीसी है वो आपस में एडजस्ट हो जाएगी और एडजस्ट होने के बाद यदि आईटीसी अगर बच जाती है और सारी की सारी लायबिलिटी हमारी आईटीसी से सेटअप हो जाती है यानी एडजस्ट हो जाती है तो उस पीरियड में हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। लेकिन यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट कम होता है, जीएसटीआर 3 फाइल करने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट कम होती है और लायबिलिटी ज़्यादा होती है तो क्या होगा, लायबिलिटी से इनपुट टैक्स माइनस हो जाएगा यानी सेटअप हो जाएगा। उसके बाद हमारी लायबिलिटी जो बच जाएगी वो हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से हमको वहाँ पर पे करना होगा यानी चालान जनरेट करना होगा। तो साथियों, हमें जीएसटी रिपोर्ट देखनी है तो जीएसटी रिपोर्ट को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं। जैसे ही मैंने जीएसटी रिपोर्ट को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो साथियों हम आ गए इस जगह पर। यहाँ पर देखिए जीएसटी रिपोर्ट के अंतर्गत जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 ये 3 रिटर्न तैयार होती हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये कैसे तैयार होती है, इसको हमने तैयार नहीं किया है, ये ऑटोमेटिक तैयार होती हैं। इसको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर खुद तैयार करता है हमारे द्वारा की गई वाउचर एंट्री के आधार पर। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम जीएसटी में रेगुलर में रजिस्टर्ड हैं, टैक्स पेयर हैं। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 रिटर्न को इसको फाइल करने की हमारी लायबिलिटी है। जीएसटीआर 2 हमको फाइल नहीं करना होता है। शुरुआत में जब जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था तब कुछ 1-2 महीने जीएसटीआर 2 को फाइल करना था, लेकिन अब हमको जीएसटीआर 2 हमको फाइल नहीं करना है, सिर्फ 2 ही रिटर्न फाइल करनी है, एक तो जीएसटीआर 1 और दूसरी जीएसटीआर 3। तो सबसे पहले साथियों हम चलते हैं जीएसटीआर 1 में। तो हमें जो जीएसटीआर 1 जो रिपोर्ट तैयार हुई है यानी जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसको देखना है। तो जीएसटीआर 1 को सेलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही साथियों मैंने ऐसा किया तो देखिए यहाँ पर ऊपर जहाँ पर टैली प्राइम EDU जो लिखा हुआ है उसके नीचे लिखा हुआ मिल रहा है जीएसटीआर 1। इसके अतिरिक्त हमारी फर्म का GSTIN यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी यहाँ पर शो हो रहा है। इधर आएंगे तो यहाँ पर है पीरियड 1 अप्रैल 2022 टू 30 अप्रैल 2022। इसी बीच में मैंने एंट्री की है क्योंकि एंट्री तो हम 1 और 2 अप्रैल में ही कर पाए हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम रिपोर्ट देखने आएंगे तो 30 अप्रैल भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि 1 महीने की हमको रिटर्न फाइल करनी है, इसलिए 1 महीने का डाटा हमको यहाँ पर मिल रहा है। अब साथियों मैंने आपको बताया था कि श्री साइंस सॉल्यूशन पॉइंट जो हमारी फर्म है वो जीएसटी में रेगुलर में टैक्स पेयर है और हम अपनी जीएसटी 1 रिटर्न मंथली बेसिक पर फाइल करते हैं। तो मंथ का डाटा हमको यहाँ पर चाहिए था, तो वह मंथ का डाटा हमको यहाँ पर मिल रहा है। जिस मंथ की हमें जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करनी है, रिटर्न फाइल करने से पहले मैं इस रिपोर्ट को देखने आया हूँ कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि जब भी आप इस जगह पर आएंगे तो किस तरह से आपको इसको समझना है। यह जो रिपोर्ट तैयार हुई है साथियों, इसमें आपको बहुत सारी टेबल दिख रही हैं और सभी टेबल के अंतर्गत आपको अलग अलग फिगर भी दिख रहा है। और इसके अलावा जो कुछ भी इस जगह पर दिख रहा है जीएसटीआर 1 रिपोर्ट में वह सब कुछ अपने आप तैयार हुआ है हमारे द्वारा की गई वाउचर एंट्री के आधार पर। यह सब कुछ अपने आप तैयार हुआ है, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ वाउचर की एंट्रियाँ की हैं। अब समझ लेते हैं, जब आप इस जगह पर आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा टोटल वाउचर। टोटल वाउचर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें शो रहा है 31 यानी 31। इसका मतलब क्या है कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 अप्रैल 2022 के बीच में हमने जो टोटल एंट्रियाँ की हैं वह टोटल 31 एंट्री की हैं।
यदि आपको ये एंट्री देखनी है तो सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि वह जो आपने 31 एंट्री करी हैं वो किस किस वाउचर में कितनी कितनी एंट्री की हैं। जैसा कि इसमें काउंटर वाउचर की 3 एंट्री हैं, क्रेडिट नोट्स की 1, इसी तरह से हर वाउचर में जो भी इस पीरियड के अंतर्गत जो भी एंट्री की हैं वह सभी के सभी एंट्री शो होने लगेंगी। देखिए नीचे शो हो रहा है 31 वाउचर एंट्री हमने इसमें की हैं। अब मैं एस्केप की प्रेस करके बाहर जाता हूँ, फिर से इस जगह पर आ गया। अब यहाँ पर शो रहा है इंक्लूड इन रिटर्न, यानी हमारा जो जीएसटी वाला रिटर्न है इससे रिलेटेड जो एंट्री है वो सिर्फ कितनी है, इंक्लूड इन रिटर्न बताया जा रहा है कि 2, यानी 2 एंट्री ऐसी हैं जो हमारी जीएसटी वन में शामिल की गई हैं। जबकि एंट्री हमने साथ में 7 ऐसी की थी जो जीएसटी वन में शामिल होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर हमको यह बताया जा रहा है कि हमारी सिर्फ 2 एंट्री जो कि इस जीएसटी रिटर्न में शामिल हो रही हैं। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर इंक्लूड इन HSN SSC समरी, यानी HSN कोड की जो हमारी जानकारी थी वो सिर्फ 2 एंट्री ऐसी हैं जिनमें कि हमने HSN कोड की जानकारी दी है, वो 2 एंट्री उसमें शामिल हो गई हैं। यहाँ पर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इन HSN SSC समरी में देखेंगे, यानी ये जो 2 एंट्री शामिल हुई हैं इसके अलावा यहाँ पर HSN समरी में 0 शो हो रहा है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन में ये जो 2 एंट्री हमारी शामिल हुई हैं उसमें हमने HSN समरी हमने शामिल की है, इसका मतलब ये है 0 आ रहा है, यानी इन दोनों में कोई भी हमारी एंट्री इनकम्प्लीट नहीं है। नीचे आएंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा नॉट रिलेवेंट इन दिस रिटर्न, ऊपर जो लिखा हुआ था इंक्लूड इन रिटर्न, इतनी तो हमारी इंक्लूड है, और यहाँ पे बताया जा रहा है नॉट रिलेवेंट इन दिस रिटर्न, यानी आपने एंट्री कितनी भी की हो उसमें से कितनी एंट्री ऐसी हैं जो कि जीएसटीआर रिटर्न से रिलेटिव नहीं है, क्योंकि सारी जानकारी तो इस रिटर्न में नहीं जाएगी। नॉट रिलेवेंट इन दिस रिटर्न में देख रहे हैं तो इसमें शो रहा है 24, यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि 24 एंट्री ऐसी हैं आपकी जो कि आपकी इस रिटर्न से रिलेटिव नहीं है। अब इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि देखिए 3 तो काउंटर वाउचर की एंट्री है जो कि इस रिटर्न में से रिलेटिव नहीं है। इसके बाद है नॉन जीएसटी ट्रांजेक्शन, यानी हमने कुछ एंट्री ऐसी की है जिनमें कि जीएसटी को एप्लीकेबल ही नहीं किया, जो कि 11 एंट्री ऐसी हैं कि जिनमें हमने जीएसटी को एप्लीकेबल नहीं किया। इसके अलावा है ट्रांजेक्शन ऑफ अदर जीएसटी रिटर्न, ट्रांजेक्शन जीएसटी से रिलेटिव तो है मगर अदर जीएसटी रिटर्न से रिलेटिव है, यानी GSTR 3B से रिलेटिव है, GSTR 1 से रिलेटिव नहीं है। इसको भी जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि काउंटर वाउचर के तीनों वाउचर आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। नॉन जीएसटी ट्रांजेक्शन में जो आपने नॉन जीएसटी ट्रांजेक्शन की है, जैसे कि पेमेंट किया है, देखिए यहाँ पर पेमेंट वाउचर में जो एंट्री की है, रिसीव वाउचर में जो एंट्री की है और जनरल वाउचर में जो एंट्री की है, स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव की और स्कीम एंड डिस्काउंट पेड की, तो यह एंट्री हमारे इस रिटर्न से रिलेटिव नहीं है क्योंकि इसमें हमने जीएसटी को एप्लीकेबल नहीं किया है। बैक आते हैं। इसके अलावा है ट्रांजेक्शन ऑफ अदर जीएसटी रिटर्न, यहाँ पर 10 हो रहा है, इसको सेलेक्ट करके प्रेस करेंगे तो 10 एंट्री ऐसी हैं साथियों जो कि हमारे इस रिटर्न में शामिल नहीं है। वो कौन सी एंट्री है वो भी देखिए। 10 एंट्री को जब हम सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो 10 एंट्री हमको इस जगह पर शो हो रही है। ये 10 एंट्री हमारे इस रिटर्न में शामिल नहीं है क्योंकि यह परचेज की है या जनरल वाउचर की है या डेबिट नोट की है, तो इस रिटर्न से रिलेटिव नहीं है, तो इसलिए एस्केप की प्रेस करके बाहर आते हैं। तो हमने बता दिया कि 24 एंट्री ऐसी हैं जो कि हमारी इस रिटर्न से रिलेटिव नहीं है। जब 31 हमने कुल एंट्री की है उसमें से 2 तो हमारी इस रिटर्न में शामिल हो गई और 24 हमारी इस रिटर्न से रिलेटिव नहीं है, तो 26 हो गई। फिर 5 एंट्री कहाँ गई, तो वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीड, इसमें 5 एंट्री शो हो रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 0 होना जरूरी है। अब यहाँ 5 एंट्री शो हो रही है जो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीड में शो हो रही है, तो नीचे आप देखेंगे ये जो टेबल होती है उनमें जो 2 एंट्री हैं उनका डाटा इसमें शामिल नहीं होगा, और यदि आप इसी डाटा को ले जाकर अपनी GSTR 1 फाइल करते हैं तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि यह 2 एंट्री भी हमारी इस रिटर्न से रिलेटिव हैं जो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में आ रही हैं। करेक्शन नीड, यानी ये कहा जा रहा है कि इसमें करेक्शन कीजिए, करेक्शन जरूरी है, तभी आपकी यह जो GSTR रिपोर्ट है वो सही से तैयार होगी। तो हमको क्या करना है, ये 5 एंट्री सही करनी होगी और यहाँ हमको बताया भी जाएगा कि हमने क्या गलती की है, वो गलती ही हमको सही करनी होगी। बस यहाँ पर 0 होना जरूरी है, यहाँ कोई एंट्री ना हो, यहाँ पर सिर्फ 0 होना जरूरी है। जब भी आप GSTR 1 रिटर्न फाइल करने जाएं तो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में एक भी एंट्री नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो एंट्री यहाँ पर जितनी भी एंट्री हैं वह 5 एंट्री इस जगह पर शो हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि 5 एंट्री डाटा यहाँ पर शामिल नहीं हो रहा है। और साथ ही इसी डाटा को जब हम GST पोर्टल पर जाकर GSTR 1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो गलत हमारी सारी जानकारी चली जाएगी, यानी सारी जानकारी जाएगी गलत चली जाएगी, यानी यह जो 5 एंट्री हैं इनकी जानकारी नहीं जा पाएगी। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि तो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, नीचे आप टेबल देखिए सिर्फ 2 वाउचर काउंट हो रहे हैं। अब मैं आ जाता हूँ अनसर्टेन ट्रांजेक्शन जिनमें की करेक्शन की नीड है, इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया।
इस जगह पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा नंबर ऑफ वाउचर विद इनकम्प्लीट मिसमैच इन इंफॉर्मेशन। इसको सेलेक्ट करके जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको पता दिया जाएगा कि टाइप ऑफ मिसमैच क्या है। राहुल सैनी को अविका एजेंसी को जो एक सेल की है और एक क्रेडिट नोट इशू किया है, और अमन टेलर्स को एक सेल की है वो, और एक सेल कैश में की है वो, और एक कमर्शियल्स को, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमने गलती की है। तो ये हमको जानकारी यहाँ से पता चल जाएगी। अब हम आ जाते हैं बैक और आ जाते हैं नीचे। यहाँ पर है मिसमैच इशू, टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड इन वाउचर। इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पर हमको नीचे बताया जा रहा है कि ये जो एंट्री की है इसमें टैक्स का लेजर हटा हुआ है, टैक्स सही से लगा हुआ नहीं है। इसको कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके ओपन कर लेते हैं। अब आते हैं सेल्स के लेजर में। यहाँ पर हमने सेल्स एग्जाम्प्ट का लेजर लगा रखा है, जबकि इसमें सेल्स जीएसटी का लेजर आएगा। इसको सही कर देते हैं। इसके बाद आते हैं इसमें हमने इसमें सिर्फ एसजीएसटी का लेजर लगा रखा है, सीजीएसटी का लेजर नहीं लगाया। इसको भी सही करते हैं। यहाँ पर सीजीएसटी का लेजर लगाकर इसको कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट करके सेव कर लेते हैं। इसके बाद है इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग टेबल वाइज डिटेल्स नोट प्रोवाइड। इसको भी सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। जब मैंने इसको एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए कि जो हमको बताया जा रहा है कि हमारी जो चार्ट इसमें एंट्री है मिसमैच है वह किस किस वजह से है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन में आपको पता चल जाएगा कि क्या है इसकी वजह, जिस वजह से हमारी ये एंट्री इनविल्ड है, इसके कारण ये शामिल नहीं हो पा रही है। तो चारों में ये देख रहे हैं तो एक ही चीज आ रही है कि GSTIN इज नॉट स्पेसिफाइड इनविल्ड। इसका मतलब क्या है? हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो चार एंट्री हैं इनमें जो आपने जो पार्टी का जीएसटी नंबर डाले हैं, देखिए यहाँ पर पार्टी का जीएसटी कॉलम में सभी के GSTIN नंबर शो हो रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो GSTIN है वह गलत है, इनको सही कीजिए। तो वास्तव में जब मैंने एंट्री की थी, जब इनके लेजर बनाए थे, तो वहां पर मैंने ऐसे ही कुछ GSTIN नंबर डाल दिए थे अपने तरफ से। तो उस वजह से अगर आप गलत GSTI नंबर डाल देते हैं किसी भी पार्टी का, तो यहाँ पर GSTI में उसकी रिपोर्ट चली जाएगी। इसके अतिरिक्त और भी तरीके से मिसमैच होते हैं। कभी आपने कोई एंट्री की है तो आपके GSTI में शामिल होनी है और उससे टैक्स आपने सही तरीके से कैलकुलेट नहीं किया है, तो आपको एक्सप्रेशन में आपको पता चल जाएगा कि उससे रिलेटेड आपको गलतियां तो होंगी, टैक्स आपने सही तरीके से कैलकुलेट नहीं किया है, तो टाइप ऑफ एक्सप्रेशन में आपको पता चल जाएगा उससे रिलेटेड आपने कमी की है। इसके अलावा यदि आपने और कोई गलती की है वाउचर एंट्री करते समय, कई बार ऐसा होता है CGST और SGST के लेजर लगाने हैं, CGST का ही लेजर लगा देते हैं, एक ही लेजर लगाते हैं, दूसरा लेजर नहीं लगाते, तो वह भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपने क्या गलती की है। तो जो भी है टाइप ऑफ एक्सप्रेशन में आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर क्या हमें पता चल रहा है कि भाई सभी के GSTI नंबर गलत हैं, और वास्तव में मैंने कुछ भी ऐसे ही GST नंबर डाल दिए थे। अगर आप सही GSTI डालेंगे तो यहाँ पर इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये प्रॉब्लम तो है और ये प्रॉब्लम आपके सामने भी आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपके पास GSTIN नंबर नहीं होंगे। आप कुछ भी ऐसे ही GSTIN नंबर डाल दीजिए। अब जब भी वार्निंग आएगी आप उसको इग्नोर कीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर साइड में बटन बार है जिसमें कि सबसे नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा एक्सेप्ट GSTIN UIN। तो आप क्या कीजिए, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मैं इनको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जो बाउंसर एंट्री है उनको सेलेक्ट किया और यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक्सेप्ट GSTIN UIN, इस पर क्लिक कर देना है और एल्ट के साथ B प्रेस कर देना है। अब मैं क्या करता हूँ, जो एंट्री मुझे यहाँ पर सॉल्व करनी है, यहाँ से निकालनी है, तो मैं उसको सेलेक्ट करके और एक्सेप्ट GIN UIN को यहाँ पर सेलेक्ट किया और इसको कर दिया यस। तो ये एंट्री हमारी यहाँ से हट गई। दूसरी एंट्री को मैं सेलेक्ट किया, जो भी एंट्री है उसको सेलेक्ट किया और फिर से मैंने इसी पर क्लिक कर दिया या एल्ट के साथ B प्रेस कर दिया, लीजिए यस कर दिया, इसको भी यस कर दिया, तो ये भी यहाँ से हट गई। फिर एल्ट के साथ B प्रेस किया, यस किया, यहाँ से हट गई। फिर एल्ट के साथ B प्रेस किया, यस किया, ये भी यहाँ से हट गई। अब देखिए यहाँ से चारों एंट्री हमारी गायब हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? अब हम इस जगह पर आए लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन में, कोई भी वाउचर एंट्री हमें यहाँ पर शो नहीं हो रही है। अब देखिए हमारी कितनी 7 एंट्री में शामिल हो रही है। देखिए अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में अब यहाँ पर 0 शो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमारी कितनी 7 एंट्री यहाँ पर शामिल हो रही है। देखिए अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में अब यहाँ पर 0 शो हो रहा है। और इसके अलावा यहाँ जब हम देख रहे हैं कि पहले इंक्लूड इन रिटर्न में 2 एंट्री हमारी इंक्लूड हो रही थी इस रिटर्न में, तो यहाँ पर अब हमारी 7 एंट्री इंक्लूड हो रही है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर है इंक्लूड HSN SSC समरी 4। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी 7 एंट्री तो हैं जो आपकी GST में शामिल हो रही हैं, लेकिन इसमें क्या है 4 एंट्री में HSN कोड दे रखे हैं
सही मेंशन कर रखें। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन एचएसएन एसएससी समरी 3 एंट्री ऐसी हैं जिनमें कि आपने एचएसएन कोड सही से नहीं डाल रखा। तो साथियों आपको इसको सही करना होगा, क्योंकि हम भले ही 5 करोड़ से कम टर्नओवर है, हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, लेकिन हम सारी की सारी जानकारी देंगे, कोई भी जानकारी छोड़कर सारी जानकारी देंगे। यानी जितनी भी जानकारी है सब पूरी जानकारी टोटल देंगे, चाहे हम B2B सेल करें यानी रजिस्टर्ड पार्टी को सेल कर रहे हैं। वैसे तो कायदा कहता है कि हमारी जो लायबिलिटी होती है कि हमारा जो टर्नओवर यदि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए तक का रहा है, तो हमको क्या करना है कि B2B सप्लाई यानी रजिस्टर्ड पार्टी को जो सप्लाई करनी है उसमें एचएसएन कोड मेंशन है। उनको जो इनवाइस देंगे यानी उनको जो हम सेल करेंगे उसमें एचएसएन कोड डालना मेंशन है या नहीं, उन प्रोडक्ट पर एचएसएन कोड डालना मेंशन है। B2 सेल करते हैं यानी अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर को सेल करते हैं, तो उसकी जानकारी दें एचएसएन वाइज या फिर ना दें, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन हम जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो वही प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, B2B सप्लाई में भी यूज करेंगे और उनको B2C में भी सप्लाई में भी यूज करेंगे। तो हम अलग अलग से प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, नहीं तो हम सबकी जानकारी एक साथ दे देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पूरी के पूरी B2B जो सेल करी है उसमें भी एचएसएन कोड की जानकारी दे दें और B2C सेल वाली उसमें भी एचएसएन कोड की जानकारी दे दें। अब यहाँ पर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन एचएसएन एसएससी समरी, तो 3 हमारे ऐसे प्रोडक्ट रह गए हैं जिनके लिए हमने क्या किया है, उनको बनाते समय उनमें एचएसएन कोड नहीं डाला। यानी जब भी हमने प्रोडक्ट क्रिएट किया था तो उस समय हमने वहां पर एचएसएन कोड नहीं डाला था। यह गलती हमने जानबूझकर की थी जिससे कि इस तरह की गलती आपको समझा सकें, इसलिए ये गलती हमने जानबूझकर की थी। अब साथ ही इसको पकड़ना है तो इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि एचएसएन एसएससी कोड इज एम्प्टी इनवैलिड, या तो एचएसएन कोड खाली है जो आपने नहीं डाले हैं या वो गलत है। तो यहाँ पर आप इसको सुधार भी सकते हैं। यहाँ पर आइए तो देखिए यहाँ पर जो एंट्री होंगी उनमें आपने सेल तो की है उन आइटम की, लेकिन वहां पर आपने एचएसएन कोड नहीं डाला है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके अंदर आ जाते हैं और इस जगह पर देखते हैं तो हमने साल्ट 5 kg पैक में एचएसएन कोड नहीं डाल रखा। तो चलिए यहाँ पर मैंने ऐसे ही कुछ भी एचएसएन कोड डाल दिया। अब देखते हैं क्या हुआ, यानी जो भी आइटम बिना एचएसएन कोड वाले रह जाती हैं तो उनको आप इस तरह से सही कर सकते हैं, यानी यहीं से आप एचएसएन कोड डाल सकते हैं और यहाँ से हम जो एचएसएन कोड डालेंगे वो वहां पर आइटम में पहुंच जाएगा जहां पर हमने आइटम क्रिएट किया है, उस जगह पर ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। और यदि आइटम का डिस्क्रिप्शन देना है तो वह भी आप यहाँ से दे सकते हैं, यानी आइटम के बारे में कोई जानकारी देनी है तो वह भी आप यहाँ से दे सकते हैं। यानी यहीं से आप इसका सुधार भी कर सकते हैं, उसके बारे में इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी यहीं से आप इसका सुधार भी कर सकते हैं, इसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी आपने जो भी चेंजिंग की है, चेंजिंग करने के बाद आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है। अब देखिए यहाँ से भी सारा का सारा हमारा मैटर सॉल्व हो गया। अब यहाँ भी कोई एरर नहीं रही, ये भी मैटर यहाँ से सॉल्व हो गया। इसके अलावा यदि आप कोई एचएसएन कोड है तो आप यहाँ से बाहर जाकर स्टॉक आइटम को खोलकर उसमें एचएसएन कोड डाल सकते हैं, यानी वहां से भी एचएसएन कोड डाल सकते हैं। अब यह इंक्लूड इन एचएसएन एसएससी समरी 7 के साथ हमारी शामिल हो गई और साथ ही हमारी एंट्रियां हैं, 7 ही एंट्री थी, सातों को सातों इसमें शामिल हो गई। अब आते हैं साथियों नीचे, सबसे मुख्य जो चीज है वह इस जगह पर है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमको ये तो बता दिया गया है कितनी आपने एंट्री की है, इसके अलावा कितनी एंट्री हमारी इसमें शामिल है और कितनी शामिल नहीं है। अब ये जो जानकारी आती है वह बाय फॉर गेट जाती है, यानी कंसोलिडेट जानकारी नहीं जाएगी। अब यहाँ पर जब आप देख रहे हैं सबसे पहले है B2B इनवाइसेस। अब B2B इनवाइसेस में 3 एंट्री शो हो रही हैं और यहाँ पर देखिए टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट पूरा का पूरा शो हो रहा है। आप एक काम और करिए, यहाँ पर कॉन्फ़िगर है तो आप F12 प्रेस कर दीजिए या फिर सबसे नीचे है बटन बार जहाँ पर कॉन्फ़िगर लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए और इस जगह पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा तो टैक्स टाइप सेपरेट कॉलम, इसको कर दीजिए यस। इससे क्या होगा, बैक आता हूँ, अभी जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा था तो यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स अमाउंट का टोटल दे रहा था, ये नहीं पता चल रहा था कि CGST कितना है, SGST कितना है और IGST कितना है या सेस कितना है। हम चाहते हैं कि अलग अलग शो हो तो यहाँ पर हम अपने कीबोर्ड से F12 की को प्रेस कर देते हैं और इस जगह पर आ गए शो टैक्स टाइप इन सेपरेट कॉलम, इसको कर देते हैं यस। इसको यस करके और एंटर प्रेस करके इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब क्या हो गया, अब अलग हमको शो हो रहा है, देखिए स्टेट टैक्स अमाउंट यानी SGST, सेस अमाउंट, सेंट्रल टैक्स अमाउंट और इंटीग्रेटेड टैक्स। पहले सारा का सारा टोटल एक साथ हो रहा था, जैसे कि जो टोटल टैक्स अमाउंट 13,113 रुपए 46 पैसे, ये पहले हमको एक साथ सो रहे थे लेकिन अब हमको अलग भी शो होने लगे। अब यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि जो है टोटल टैक्स अमाउंट 13,113 रुपए 46 पैसे, ये पहले हमको एक साथ शो हो रहा था लेकिन अब हमको अलग अलग शो होने लगा। अब यहाँ पर समझते हैं साथियों कि हमारी जो यहाँ पर एंट्री है तो देखिए अलग अलग टेबल में शो हो रही है। देखिए B2B इनवाइस के अंतर्गत 3 एंट्री शो हो रही है, 2 एंट्री हमारी B2C स्मॉल इनवाइस में शो हो रही है और उनसे रिलेटेड जानकारी प्राप्त हो रही है। इसके अलावा एक एंट्री हमारे क्रेडिट डेबिट नोट, इसके अलावा एक एंट्री हमारी क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर में शो हो रही है और एक एंट्री हमारी शो हो रही है नील रिलेटेड वाले कॉलम में। अब ये कैसे हुआ, हमने तो बनाया नहीं है, हमने आपको बताया था कि हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने सिर्फ एंट्री की है। आपको जितना करके दिखाया है उतना ही हम चेक कर रहे हैं। अब ये रिपोर्ट तैयार हुई है, अपने आप तैयार हुई है।
और उसमें से क्या हुआ है कि जो एंट्री जिस टेबल के अंतर्गत जानी है, यानी जब आप जीएसटी या रिटर्न दाखिल करने जाएंगे तो वहां पर भी टेबल वाइज ही जानकारी देनी होगी। जिस टेबल में आपकी एंट्री जानी है वह यहाँ पर शामिल कर दी गई है। जिस टेबल में आपकी एंट्री जानी है वह यहाँ पर शामिल कर दी गई है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर B2B इनवाइस में 3 एंट्री शो हो रही है और टैक्सेबल वैल्यू शो हो रही है 54,672। यानी यह जो 3 B2B इनवाइस है, यानी हमने रजिस्टर्ड पार्टी को 3 सील की है, तो वाउचर अकाउंट में 3 आ रहा है और तीनों को मिलाकर जो टैक्सेबल अमाउंट है वह है 54,672 रुपए। इस पर की हमने 528 रुपए IGST लगाया था, 3234 रुपए CGST और 3234 रुपए 73 पैसे SGST और 6116 रुपए सेस के, ये मैंने टैक्स लगाया था जब मैंने सेल की थी। कौन सेल की? रजिस्टर्ड पार्टी को सेल की। 3 सेल की, तीनों सेल का यहाँ पर आपकी कंसोलिडेटेड जानकारी मिल रही है और इनवाइस अमाउंट हो जाएगा 67,996 रुपए, यानी टैक्सेबल वैल्यू और तीनों ही टैक्स मिलाकर ये हो जाएगी वैल्यू 13,113 रुपए 46 पैसे। इसी तरह से आपको सबके बारे में समझना है। अभी जो B2B इनवाइस है इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए आपको किस तरह से जानकारी मिलेगी कि B2B इनवाइस जो आपके शामिल किए गए हैं वह कौन से किए गए हैं, कि हमने किस किस को सेल किए और इनमें किस पर कितना CGST और कितना SGST IGST सेस आदि है, वह सब कुछ आपको इस जगह पर मिलेगा। तो हमारी 3 एंट्री इसमें शामिल की गई। कौन सी? B2B वाली। तो मैंने आपको बताया था और एक बार फिर से बता रहा हूँ, अब यहाँ पर टेबल में जो भी जानकारी आ रही है वो अपने आप आ रही है। अब आपको क्या करना है, यह आपको तैयार तो करना नहीं है, ये तो अपने आप तैयार होगा। अब ये तैयार कहाँ से होगा, वो मैंने आपको बताया था कि यदि आपने लेजर सही तरीके से क्रिएट किए हैं। लेजर क्रिएट करने का मतलब क्या है कि जब भी हमने देखिए B2B इनवाइस में जाते हैं पता कहाँ से चलता है, देखिए B2B इनवाइस जाते हैं पता कहाँ चलता है कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को, तो पता ऐसे चलता है कि जब हमने कमल ट्रेड्स का लेजर क्रिएट किया था और कमल ट्रेड्स का लेजर क्रिएट करते समय हमने वहां पर उनसे उनकी जो स्टेट डाली थी वो दिल्ली डाली थी और उनका GSTIN 07 से स्टार्ट किया था, जो कि यह स्टेट कोड है कहाँ का? दिल्ली का। और जब हमने लेजर क्रिएट किया और लेजर क्रिएट करते समय हमने बता दिया कि जो कमल ट्रेडर्स है की स्टेट है वो दिल्ली है, जो कि टेली ने समझ लिया कि हमारे स्टेट से बाहर की प्रदेश है, हमारे प्रदेश के बाहर की ये पार्टी है, हमारे स्टेट की पार्टी नहीं है। तो उसने क्या किया, यहाँ पर IGST कैलकुलेट, तो उसने क्या किया यहाँ पर IGST टैक्स कैलकुलेट किया और इसी एंट्री को चूंकि यहाँ पर B2B में इसलिए डाल दिया क्योंकि इसमें GSTIN नंबर वहां पर डाला था। अगर वहां पर GSTIN नंबर नहीं डालते तो B2B में ये एंट्री शामिल नहीं होती। इसी वजह से इसको B2B इनवाइस के अंतर्गत डाल दिया गया है। तो ये जो एंट्री आई है आपके द्वारा जो एंट्री की गई है उसके आधार पर आई है, यानी आपने जो वाउचर की एंट्री सही की है उसी के आधार पर ये एंट्री यहाँ पर आएंगी। आपको करना सिर्फ इतना है, जो लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं वह सही प्रकार से करने हैं और वाउचर एंट्री आपको सही प्रकार से कर लीजिए, तो उसी आधार पर टैली वो एंट्री आपकी जो किस टेबल से रिलेटिव है उस टेबल में आ जाएगी, वो ऑटोमेटिक उस टेबल में आ जाएगी जिस टेबल से रिलेटिव होगी। मगर आपको जो भी लेजर क्रिएट कर रहे हैं, ये वाउचर में एंट्री कर रहे हैं, वो सही प्रकार से करनी है। अब देखिए यहाँ पर 2 एंट्री हमारी शो हो रही है B2C स्मॉल इनवाइस में। ये कौन सी है इनको भी समझ लेते हैं। इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए राहुल सैनी को हमने कैश में सेल की थी। राहुल सैनी क्या है, ये कंज्यूमर है इसलिए कंज्यूमर लिखा हुआ है। तो जब आप कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड को सेल करेंगे तो वो एंट्री आपकी आ जाएगी B2C स्मॉल इनवाइस में, यानी रजिस्टर्ड पार्टी के अलावा मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन टाइप 4। जब आप लेजर क्रिएट कर रहे थे तब 4 रजिस्ट्रेशन टाइप थे, रेगुलर और कंपोजिशन। तो रेगुलर कंपोजिशन को जब आप सेल करेंगे तो वो आपकी B2B सेल हो जाएगी, जो कि B2B टेबल के अंतर्गत आ जाएगी। लेकिन जब आप कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड को सेल करेंगे तो वो जो सेल होगी वह सारी की सारी सेल जितनी भी सेल की एंट्री की हैं वो सारी B2C इनवाइस के अंतर्गत आ जाएंगी। इसके बाद है यहाँ पर क्रेडिट डेबिट नोट। रजिस्टर्ड में आपकी एक एंट्री शो हो रही है और माइनस 6230 रुपए शो हो रहे हैं। इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए क्या हुआ, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न में मैंने आपको बताया था कि जो भी आपने सेल्स रिटर्न की एंट्री की है क्रेडिट नोट वाउचर में तो उस पर जो भी टैक्स है 475.20 और 475.20, तो ये क्या होगा कि आपका माइनस हो जाएगा। वो यहाँ पर माइनस हो रहा है 475.20 CGST के और 475.20 SGST के, और टैक्सेबल वैल्यू 5280 रुपए वो भी यहाँ पर माइनस हो रही है क्योंकि ये एक ही महीने में हो रही है। इसी महीने में मैंने उनको सेल की थी, वह सेल वाली एंट्री में चली गई। जो हमने इनके लिए यहाँ पर क्रेडिट नोट इश्यू किया तो वह माइनस होगा। ऐसे भी हो सकता है सेल हमने अप्रैल के महीने में की हो और सेल रिटर्न की हो मई के महीने में, तो मई के महीने में जितनी भी आपकी लायबिलिटी बन रही है उससे वो माइनस हो जाएगी और उसका फिगर जो सेल्स रिटर्न में आप जो सेल्स रिटर्न की है जो एंट्री कर रहे हैं क्रेडिट नोट में जो भी टैक्स अमाउंट है वो उसमें से माइनस हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, -5280 रुपए टैक्सेबल अमाउंट हो रहा है। यानी ये जो पहला फिगर है
सबसे ऊपर लिखा हुआ है टैक्सेबल अमाउंट 54,672 रुपये, उसके नीचे 3630 रुपये, उसके नीचे 3850 रुपये, ये तीनों प्लस कर देंगे और इसके बाद 5280 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे। आईजीएसटी में कुछ भी नहीं है क्योंकि इससे आईजीएसटी पर इफेक्ट नहीं है, सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी पर। तो यहाँ पर क्या सेंट्रल टैक्स में देखेंगे तो 3234 रुपये 73 पैसे, उसके बाद 183 रुपये 15 पैसे इनको प्लस कर देंगे, उसमें से 475 रुपये 20 पैसे माइनस कर देंगे तो 2942 रुपये 68 पैसे यहाँ पर सेंट्रल टैक्स और इतनी ही स्टेट टैक्स में लाइबिलिटी बनेगी। सेस में 6116 रुपये की हमारी लाइबिलिटी बन रही है। तो इस तरह छात्र यहाँ पर बाय टू गेट ही जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक टेबल और देख रहे होंगे, उसके बारे में जानकारी देता हूँ। देखिए B2C लार्ज इनवाइस की टेबल है। देखिए B2C लार्ज इनवाइस की टेबल है। पहले समझ लें इसमें कौन सी एंट्री आएंगी। इसमें सिर्फ एक एंट्री जाएगी कि आप अपनी स्टेट से बाहर के किसी भी अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर एक इनवाइस देते हैं जिसकी वैल्यू यानी इनवाइस वैल्यू यानी लास्ट वैल्यू 2,50,000 रुपये या उससे ज़्यादा होगी, वो एंट्री सिर्फ आपकी इसमें शामिल होगी। यानी जिसकी वैल्यू 2,50,000 रुपये या उससे ज़्यादा होगी तो वही एंट्री इसमें शामिल होगी। चूंकि मैंने कोई ऐसी एंट्री नहीं की है तो यहाँ पर शो नहीं हो रही, नहीं तो अपने आप आ जाएगी। यदि आप कोई लेजर क्रिएट करते हैं और उस लेजर में आप उसको अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर रखते हैं और स्टेट देते हैं, अपने स्टेट से बाहर की स्टेट डालते हैं और उसको 2,50,000 रुपये या उससे अधिक ज़्यादा का इनवाइस दे रहे हैं, तो वो अपने आप उठकर यहाँ पर B2C लार्ज इनवाइस में आ जाएगी। यानी आपने जो लेजर क्रिएट किया था उस लेजर को क्रिएट करते समय आपने जो जानकारी दी थी कि ये हमारी स्टेट से बाहर का है और ये जो कंज्यूमर है या अनरजिस्टर्ड है और आप सेल भी कर देते हैं, जिसकी आप एक इनवाइस देते हैं 2,50,000 रुपये या उससे ज़्यादा की, तो वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगी। आपको बस एंट्री करनी है, वो भी सही एंट्री आप सही करेंगे। आप जो लेजर एंट्री में लगा रहे हैं वो लेजर आपने सही बना रखे हैं तो एंट्री अपने आप यहाँ पर आ जाएगी। जिस कॉलम में आनी है उस कॉलम में अपने आप आ जाएगी। बस आपको लेजर सही बनाने हैं और एंट्री सही करनी है। इसके बाद देखिए B2C स्माइल वाइज, मैंने आपको बता दिया कि कौन सी एंट्री आएंगी। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट में एंट्री आई देखी यहाँ पर जो हमने रजिस्टर्ड में इसलिए आई क्योंकि ये जो एंट्री अभी के एजेंसी पार्टी के लिए मैंने की थी और इनके पास GSTI नंबर है तो इसलिए रजिस्टर्ड के कॉलम में आ रही हैं। अब यहाँ पर नीचे एक और टेबल है क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड, तो इसमें क्या होगा, अनरजिस्टर्ड को जब आप करेंगे, देखिए B2C में जो एंट्री आ रही है यानी जो आपने सेल की है वो एंट्री आपकी सेल की एंट्री B2C स्माइल इनवाइस में आ रही है और उनके लिए ही अगर आप क्रेडिट नोट इशू या डेबिट नोट इशू करते हैं तो वो इसी टेबल के अंतर्गत सेटअप हो जाएंगी। इसी में माइनस प्लस हो जाएंगे, अलग से नहीं जाएंगे। अनरजिस्टर्ड में कौन से जाएंगे, केवल B2C लार्ज इनवाइस वाला। मैंने बताया था कि जो 2,50,000 रुपये उससे ज़्यादा का इनवाइस करेंगे उसके लिए यदि आप क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करेंगे तो वो आपके इसी टेबल में आएंगे, क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड 9B में। और यहाँ पर भी आपकी एंट्री के आधार पर जो भी है यहाँ पर शामिल हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर है नील रेटेड। अगर आप कोई ऐसा इनवाइस काटते हैं जिसमें कि आपने नील रेटेड प्रोडक्ट सेल की है तो वो इस जगह पर आ जाएगा। तो देखिए मैंने एक ऐसे एंट्री की थी, मैंने आपको बताया था साल्ट के लिए मैंने एक अलग से एंट्री की थी। देखिए इस जगह पर आएंगे तो यहाँ पर नील रेटेड इनवाइस जिसकी वैल्यू है 3850 रुपये शो हो रहा है, टैक्स कुछ भी नहीं शो हो रहा क्योंकि यह एग्जेम्प्टेड है, इस पर कोई टैक्स लगना ही नहीं है। तो 3850 वाली जो एंट्री है नील रेटेड, इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जब आप इस तरह की एंट्री करेंगे नील रेटेड तो यहाँ पर बाय फॉर इन्फॉर्मेशन आप मिलेगी इस तरह से। कैसे, देखिए नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड, नॉन GST। नील रेटेड आपने किया है, ये एग्जेम्प्ट किया है या नॉन GST आपने ट्रांजेक्शन किया है, तो इन तीनों में ही GST काउंट नहीं होता है, चाहे नील रेटेड हो, चाहे एग्जेम्प्टेड हो, चाहे नॉन GST प्रोडक्ट हो। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से आता है। फिर इसमें क्या है, इंटरेस्टेड सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। इस तरह का कोई नील रेटेड प्रोडक्ट है जो कि आपने इंटरेस्टेड यानी अपने स्टेट के बाहर से किसी भी रजिस्टर्ड पर्सनल को सप्लाई की है तो वो इस टेबल के अंतर्गत आ जाएगी क्योंकि वह नील रेटेड होगा तो नील रेटेड में आ जाएगा। एग्जाम्प्ट है तो एग्जाम्प्ट में आ जाएगा और नॉन GST है तो नॉन GST में आ जाएगा। इसी तरीके से इंट्रा स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन यानी अपनी ही स्टेट के किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को आपने ऐसी सप्लाई की है जो कि नील रेटेड है, एग्जेम्प्टेड है या नॉन GST है तो उनका अमाउंट इन कॉलम में आ जाएगा। इसके बाद है नीचे इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन को यदि आपने इंटर स्टेट सप्लाई यानी अपने स्टेट से बाहर के किसी भी पर्सन को नील रेटेड, एग्जेम्प्ट या नॉन GST सप्लाई की है तो वह यहाँ पर अलग अलग कॉलम में आ जाएगी। अब यहाँ पर सबसे आखिरी में देखिए इंट्रा स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को, अनरजिस्टर्ड भी आएगा, कंज्यूमर भी आएगा। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को यदि आपने इंट्रा स्टेट अपनी स्टेट के किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है तो देखिए नील रेटेड हुई हो तो देखिए यहाँ पर नील रेटेड में हुई है तो नील रेटेड में आ जाएगी। एग्जेम्प्ट में की होगी तो एग्जेम्प्ट में आ जाएगी। मैंने एक एंट्री एग्जेम्प्ट में की थी
तो एग्जाम की कॉलम में 3850 आ रहे हैं। इसको सेलेक्ट करके जब आप एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि ये मैंने एक एंट्री आपको बोला था कि बाद में डाल लीजिए, वो इसलिए बोला था क्योंकि हम इस बात को आपको बता पाएं और समझा पाएं। तो यहाँ पर मैंने ये वाली एंट्री की थी, वो हमारी यहाँ पर शामिल हो रही है एग्जाम्प्टेड में। तो साथियों इस तरह से ये GSTR बन है, इसको आप समझ सकते हैं। अब क्या है साथियों, HSN समरी देखनी है। HSN समरी भी आपको देखनी होगी कि HSN समरी हमारी सही बनी है या नहीं। HSN समरी में क्या है, इसको देखने के लिए नीचे आना होगा। यहाँ पर है HSN ऐसी समरी 12, यानी ये 12 नंबर की टेबल है। जब GSTR बन रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो वहां पर 12 नंबर की टेबल में इसकी जानकारी देनी है। इसी तरीके से ऊपर भी यहाँ पर लिखा हुआ है B2C स्मॉल में 7 नंबर, यानी इसकी 7 नंबर की टेबल होगी। क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड के लिए 9B टेबल है। तो इस तरह से सबके लिए अलग टेबल है, जिसको अलग अलग टेबल में बताया भी गया है। अब HSN समरी देखनी है तो 12 नंबर की टेबल है HSN ऐसी समरी की। HSN ऐसी समरी को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर हम इसमें टैक्सेबल वैल्यू है 56,872, बैक आते हैं और यहाँ पर भी टैक्सेबल वैल्यू 56,872 आ रही है, जो कि दोनों ही सेम है, यानी एकदम सही है। यानी इसका मतलब यह है कि सारी की सारी एंट्री हमारी शामिल हो रही है इसमें HSN समरी में और बिल्कुल सही हो रही है, जो कि दोनों एकदम सेम है, यानी एकदम सही है। यानी इसका मतलब है कि सारी की सारी एंट्री हमारी शामिल हो रही है HSN समरी में और बिल्कुल सही हो रही है, गलत एक भी नहीं है। क्योंकि जब हम GSTR वन में यहाँ पर देख रहे हैं तो 56,872 रुपये टैक्सेबल वैल्यू है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा टैक्स का अमाउंट भी देख लेते हैं। यहाँ पर टैक्स अमाउंट टोटल शो हो रहा है 12,529 रुपये 36 पैसे। यह सब आपको मैच कर लेना है। अगर इसमें मिसमैच है तो आपको सही कर लेना है। यह सब आपको मैच कर लेना है। अगर इसमें कोई मिसमैच है तो उसको आपको सही कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए हमारी जो HSN समरी तैयार हुई है वह पूरी के पूरी सही तैयार हुई है। अब साथियों हमको HSN समरी की भी हमको जानकारी देनी होती है। HSN समरी को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करके देखते हैं तो यहाँ पर HSN समरी भी हमारी तैयार हो गई है। अब यहाँ पर होगा क्या कि कोई भी स्टॉक आइटम है तो अगर एक ही HSN कोड वाला आइटम है, जैसे कि मान लीजिए 0800 HSN कोड का जो प्रोडक्ट है उसको यदि हम 10 या 20 या कितनी भी इनवाइस में अलग अलग सेल करते हैं तो वह हमें यहाँ पर कैंसोलिस जानकारी देनी होगी 0802 के बारे में, एक करके जानकारी नहीं देनी होगी। जैसे कि 0802 वाला जो हमारा प्रोडक्ट है उसको मैंने 20 या कितनी भी बार अलग लोगों को सेल किया तो उतनों की ही कंसोलिडेट जानकारी यहाँ पर आई, यानी आपको कंसोलिडेट जानकारी ही देनी है। यदि कोई HSN कोड अलग अलग बार दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि उसका यूनिट क्वांटिटी कोड अलग है। यानी एक ही HSN कोड का कोई प्रोडक्ट है जिसका यूनिट क्वांटिटी कोड है पैकेट और इसी HSN कोड के दूसरे प्रोडक्ट का दूसरा यूनिट क्वांटिटी कोड है। यदि एक ही HSN कोड होगा और उसकी एक ही यूनिट क्वांटिटी कोड होगा तो वह कैंसुलेट जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यदि HSN कोड एक ही है तब कई बार ऐसा हो जाता है कि HSN कोड एक ही है लेकिन जो यूनिट क्वांटिटी कोड है वह अलग अलग हैं तो वह अलग अलग शो होंगे। तो यहाँ पर साथियों यह सब कुछ यहाँ पर तैयार हो रहा है और सर्विस में देखेंगे तो यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी कोड में NA यानी नॉट एप्लीकेबल शो हो रहा है, यानी क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं है। अब ये जानकारी भी हमको देनी होगी। अब बताते हैं साथियों इतनी सारी जो हमने यहाँ पर एंट्री कर रखी हैं और जब हम अपनी GSTR रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो किस तरह से ले जाएंगे, यानी इन एंट्रियों को हम किस तरह से लेके जाएंगे, क्योंकि हमको एक करके वहाँ पर सारी जानकारी देनी होगी। नहीं साथियों इसका बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ से क्या होगा, एक JSN फाइल जनरेट की जाएगी। जो JSN फाइल जनरेट हो जाएगी उसमें हमारा सारे का सारा डाटा चला जाएगा और यहाँ पर जिस जिस टेबल के अंतर्गत जो जो डाटा है वह GST पोर्टल पर जब GSTR रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो वह उसी टेबल में उससे रिलेटेड डाटा अपने आप पहुंच जाएगा और सारा फिगर ही पहुंच जाएगा। सारा उससे रिलेटेड कॉलम है, उनसे रिलेटेड सारी जानकारी उन्हीं कॉलम में पहुंच जाएगी। ऐसी सेटिंग टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ने कर रखी है। इसके अलावा HSN समरी भी ये भी अपने आप पहुंच जाएगी GST पोर्टल पर और वहां पर जो जो भी टेबल है उसके अंतर्गत उसमें टेबल के अंतर्गत जैसे जैसे जानकारी मांगी जाएगी वो अपने आप पहुंच जाएगी। जैसे वहां पर HSN कोड के कॉलम में HSN कोड चले जाएंगे। इसके अलावा यूनिट क्वांटिटी कोड के कॉलम में यूनिट क्वांटिटी कोड चले जाएंगे। क्वांटिटी देनी है तो क्वांटिटी कॉलम में क्वांटिटी चली जाएगी। इसके अलावा टैक्सेबल वैल्यू देनी है तो टैक्सेबल वैल्यू के कॉलम में चली जाएगी, यानी अपने आप सारा का सारा काम हो जाएगा। होगा कैसे, यहाँ से एक JSN फाइल जनरेट करनी होगी। JSN फाइल कैसे जनरेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। JSN फाइल जनरेट करके यहाँ से सारा का सारा डाटा हम ले जा सकते हैं GST पोर्टल पर। अब JSN फाइल जनरेट करने के लिए साथियों आपको क्या करना होगा, ऊपर लिखा हुआ मिलेगा एक्सपोर्ट, आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करना होगा। एक्सपोर्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा ई रिटर्न।
आपको रिटर्न को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। अब देखिए यहाँ पर लिखकर आ रहा है कंपनी GSTIN UIN इज इनवैलिड, करेक्ट द GSTIN UIN। यदि आप इनकरेक्ट GSTINR अपनी कंपनी ने डाल रखा है तो आप इसको यहाँ पर जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो हम इस जगह पर आ जाएंगे जहाँ पर हमने GST की डिटेल डाली थी। अब ये कहा जा रहा है कि आप अपना GST नंबर ऑलरेडी डालिए, तभी आप इसकी JSN फाइल जनरेट कर पाएंगे। तो यह मैंने ऐसे ही कुछ भी डाल दिया था। अब यह पॉसिबल नहीं होगा कि मैं किसी का GST नंबर नहीं डाल सकता, जो कि इनलीगल है और सही भी नहीं है। किसी का GST नंबर यूज करना सही भी नहीं है। तो साथियों, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा आपकी IFF GSTR1 एंड GSTR3 रिटर्न जो फाइल करने के लिए आपको जो डाटा ले जाना है GST पोर्टल पर, उसके लिए JSON फाइल किस तरह से जनरेट की जाएगी, उसके लिए मैं आपको सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इसके लिए आप वो वाली वीडियो देख लें। उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि जब भी आप अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो GSTR3 भी रिटर्न फाइल करने जाते हैं, या GSTR1 या जो GST में क्वार्टरली फाइल है वो IFF फाइल करने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए उन्हें JSN फाइल जनरेट करनी होगी। और JSN फाइल कैसे जनरेट करेंगे तो वह मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा, जो कि आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक लगा दूंगा, उस पर क्लिक करके भी आप जान सकते हैं कि किस तरह से आपको JSN फाइल जनरेट करनी है। और JSN फाइल जनरेट करने का काम कुछ ही सेकंडों का साथियों, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, कुछ ही सेकंडों का काम है। JSN फाइल जनरेट करेंगे और JSN फाइल जनरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, GST पोर्टल पर जाएंगे और GST पोर्टल पर जाकर लॉगिन करेंगे अपनी ID पासवर्ड से, जो हमारी फर्म का ID पासवर्ड है उससे लॉगिन करेंगे। और वहां पर जाने के बाद यह जो JSN फाइल हमारे जनरेट की है जिसको उस पर अपलोड कर देंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे तो हमारा सारे का सारा डाटा जिस टेबल से रिलेटिव है उस टेबल में चला जाएगा, और उसके बाद हम बहुत ही आसानी के साथ मिनटों में अपना GSTR1 रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो साथियों, यह मैंने समझा दिया कि किस तरह से आपको GSTR1 रिटर्न आपको देखना है और किस तरह से उसमें सुधार करना है और ये किस प्रकार से तैयार हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। साथियों, इसके बाद देखते हैं GSTR3B कि टैली प्राइम के अंदर GSTR3B को किस प्रकार से और कैसे देखें और उसमें जो गलतियां हैं उनमें कैसे सुधार करें। हमें उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट दें। कमेंट के साथ साथ हर वीडियो को अपने साथियों में जरूर शेयर करें, ताकि वह भी चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो साथियों, जल्दी आता हूं अगली वीडियो के साथ जिसमें आपको सिखाऊंगा GSTR3B के बारे में।